हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू ऑन चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं हमारे एमकॉम सेकेंड ईयर एमसीक्यू फर्स्ट यूनिट नंबर 9 स्ट्रेस मैनेजमेंट का एक और टॉपिक, टेक्निक्स ऑफ मैनेजिंग स्ट्रेस। स्ट्रेस मैनेजमेंट हैज़ assumed greater importance in the modern organization. More than organization, individuals are concerned with the stress reduction. As the saying goes, prevention is better than cure. Prevention of stress is better than attempting to cure stress. This is because stress once experience has negative consequences. Though employees possessing a negative perception of the stress, there is a need to induce moderate level of stress for better performance. The question arises, what should be the acceptable level of stress? Moreover, there is a wide gap between theoretical and actual practice of stress management. For instance, practicing yoga early in the morning and doing exercise is considered very effective way of fighting stress. However, how many people really sacrifice morning comfortable sleep for the sake of yoga and exercise? When a problem occurs, people resort to yoga. Otherwise, they feel that taking allopathic medicine is easier than yoga and exercises. तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं क्या टेक्निक्स हम यूज़ कर सकते हैं अपने स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए। तो सबसे पहले यही कहा गया है कि आजकल क्या है, स्ट्रेस मैनेजमेंट को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब क्या कहा गया है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, कि पहले से ही अपने आप का, अपने नेचर को, अपने बिहेवियर को अच्छा करके रखो, स्ट्रेस लेने से बचो। ठीक है, अगर कहीं ना कहीं आप स्ट्रेस लेना स्टार्ट कर देते हो तो इसके बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो फेस करने पड़ते हैं। अभी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्ट्रेस क्या है। अगर आपने नहीं देखी है तो जाके देख लेना क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं नेगेटिव स्ट्रेस के। स्ट्रेस हमेशा नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव स्ट्रेस भी होता है, बट इट्स माइल्ड फॉर्म। अगर थोड़ा बहुत स्ट्रेस है तो कहीं ना कहीं वो हमारी जॉब परफॉर्मेंस को इन्हेंस करेगा, लेकिन अगर हमें बहुत ज़्यादा लेवल का स्ट्रेस है तो कहीं ना कहीं वो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, ऑर्गेनाइजेशनली, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को और हमारे बिहेवियर को भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। तो ठीक है, कहीं ना कहीं स्ट्रेस जो है वो अपने आप में क्या करता है, इंटरडिपेंडेंट है। जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं स्ट्रेस के वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें ये पढ़ना है कि क्या टेक्निक्स है, किस तरीके से हम स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, बच सकते हैं स्ट्रेस लेने से, या क्या टेक्निक है जिससे कि हम स्ट्रेस से बाहर आ सकते हैं। तो फर्स्ट ये कहा है एग्जाम्पल में कि हमें योगा करनी चाहिए, हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, सुबह उठ के, जल्दी उठ के हमें योगा या एक्सरसाइज करनी चाहिए। लेकिन इसमें ये भी कहा गया है कि कौन सुबह उठ के अपनी नींद को ख़राब करके एक्सरसाइज या योगा करता है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, मेडिसिन का यूज़ करते हैं। एलोपैथिक मेडिसिन का यूज़ करना उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है एज़ कम्पेयर टू डूइंग एक्सरसाइज एंड योगा इन द अर्ली मॉर्निंग। ठीक है, द इंडिविजुअल मैनेजमेंट टेक्निक्स आर मोस्ट पॉपुलर देन ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट टेक्निक। तो यहाँ पे टेक्निक ऑफ मैनेजिंग स्ट्रेस जो हम पढ़ रहे हैं इसमें दो टेक्निक है। फर्स्ट है इंडिविजुअल मैनेजमेंट टेक्निक और सेकंड टेक्निक है ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट टेक्निक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिविजुअल मैनेजमेंट टेक्निक क्या होती है, और साथ ही साथ एक बात यहाँ पे जान लें कि जो इंडिविजुअल मैनेजमेंट स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक है वो बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है एज़ कम्पेयर टू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक। Individuals assumes automatic responsibility and look for ways and means of dealing with their stress. Individuals are more concerned about their health. There is an increasing rate of health clinic and health conscious observed in recent time. आज के समय में क्या हो रहा है, हर एक पर्सन, हर एक इंडिविजुअल पर्सन अपने जो हेल्थ है उस पर ज़्यादा कंसंट्रेट करना चाहता है, अपनी हेल्थ को अच्छे से रखना चाहता है और ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहते। ठीक है, तो बहुत सारे क्या है, हेल्थ क्लिनिक ओपन हो चुकी है, हेल्थ कॉन्शियसनेस जो है सेंटर जो है बहुत ज़्यादा ओपन हो चुके हैं। कुछ टेक्निक्स हैं जो कि इंडिविजुअल अडेप्ट करता है स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए। क्या क्या टेक्निक्स है जिसका ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। फर्स्ट टेक्निक है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट क्या कहता है, टाइम मैनेजमेंट एंड स्ट्रेस आर इनवर्सली रिलेटेड। Improper and poor management of time are the root cause of a greater degree of stress. Improper and inadequate utilization of time cause anxiety। यानी कि जो भी हमारा टाइम है, ठीक है, अगर हम एक स्टूडेंट की बात लेते हैं, कोई भी स्टूडेंट जो है अपने एग्ज़ाम में, अपने जो क्लास में फर्स्ट आना चाहते हैं, लेकिन अगर उसने प्रॉपर प्लानिंग नहीं की कि किस तरीके से अपने सिलेबस को कवर करना है, किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, तो उसके लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा फर्स्ट आना। तो कहीं ना कहीं हमें अपने टाइम को क्या करना है, प्रॉपर यूटिलाइज करना है, हर चीज़ों को प्रॉपर टाइम देना है। ठीक है, अगर हम टाइम को मैनेज नहीं करते तो कहीं ना कहीं ये भी एक कॉन्सिक्वेंसेस होता है
स्ट्रेस का। ठीक है, तो इसलिए कहा गया है कि टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रेस जो है वो इन्वर्सली रिलेटेड है। अगर हमने टाइम को मैनेज कर लिया, ठीक है, सही टाइम पे हम अपना काम कर रहे हैं, तो हमें स्ट्रेस होगा ही नहीं, क्योंकि हमारा काम जो है टाइम पे पूरा हो रहा है। लेकिन अगर हमने टाइम को मैनेज नहीं किया, काम को बहुत सारा इकट्ठा कर लिया और एकदम से हम स्ट्रेस ले रहे हैं कि हाँ हमें ये भी करना है, ये भी करना है, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाएगा। The following principle of time management can help in combating stress. आइडेंटिफाइंग एंड लिस्टिंग ऑफ डेली एक्टिविटी इन अ लॉजिकल ऑर्डर। किस तरीके से हम टाइम को मैनेज कर सकते हैं, यहाँ पे ये बताया गया है क्या क्या स्टेप्स है जो हम यूज़ कर सकते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, उन सारी एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं और उनको लिस्ट बनाते हैं, वो डेली एक्टिविटी जो हम रोज़ करते हैं। ठीक है, अरेंजिंग द एक्टिविटी ऑफ द डे बेस्ड ऑन इम्पोर्टेंस एंड अर्जेंसीज। सबसे पहले हम उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा अर्जेंट है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रिपेयरिंग लॉजिकल स्केड्यूल ऑफ activities, analyzing and understanding the daily cycle and nature of the job, allocating टाइम प्रॉपरली टू वेरियस एक्टिविटी बेस्ड ऑन द टाइम डिमांड। यानी कि हर एक एक्टिविटीज़ को हम क्या करेंगे, प्रॉपर टाइम देंगे, जितना टाइम उन एक्टिविटी को परफॉर्म करने में लगेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अपनी सारी की सारी डेली एक्टिविटीज़ को देखना है, क्या क्या डेली एक्टिविटीज़ हमें परफॉर्म करनी है, उसकी लिस्ट बनानी है। जो इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं उनको पहले करना है, हर एक एक्टिविटी का स्केड्यूल बनाना है। ठीक है, जो डेली बेसिस की एक्टिविटी है, और हर एक एक्टिविटी को प्रॉपर टाइम देना है जिससे कि वो प्रॉपरली की जाए। उसके बाद है डिस्करेजिंग अनवांटेड विजिटर्स। यानी कि कोई अनवांटेड विजिटर आ गया, अगर आपने उसके साथ बैठ के बातें करने लग गए, अपना जो स्केड्यूल है वो फॉलो नहीं किया, तो भी आपको स्ट्रेस हो जाएगा, क्योंकि जो काम आपको करना था वो रह गया। ठीक है, तो इसमें ये कहा गया डिस्करेजिंग अनवांटेड विजिटर्स, सेटिंग अनफिनिश्ड टास्क ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट फॉर टुमारो। यानी कि मान लो आज आपने डेली एक्टिविटी का चार्ट बनाया, आपकी एक दो एक्टिविटी रह गई, तो सबसे पहले काम क्या करना है, जो एक्टिविटी आज रह गई सबसे पहले उन एक्टिविटीज़ को आपको परफॉर्म करना है अगले दिन। उसके बाद आता है सेकंड, फिजिकल मैनेजमेंट। Physical exercise greatly help in relieving the tension and stress. When body is conditioned with physical exercise, or oxygen is inhaled properly and blood circulation increases. This promote healthy secretions from gland and the supply of blood to all the part of the body, keeps every organs active. Physical exercise could be reactive or proactive. Non-competitive physical exercise like walking, jogging, swimming, riding, aerobics, and playing games considerably increases heart capacity, provide mental diversion from work pressures, and increase heart capacity to withstand stressful situations. The chances of heart attack, एडवर्स ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज़ रिड्यूस। तो हमें क्या करना है, अपनी फिजिक्स को मेंटेन रखना है, प्रॉपर एक्सरसाइज वगैरह करनी है, योगा करना है, ताकि हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहे। ठीक है, ताकि अगर हमें कोई भी स्ट्रेस वगैरह हो तो हम उसको झेल सके, यानी कि हमारी जो फिजिकल बॉडी है उस पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे स्ट्रेस का ना पड़े। इस तरीके से हमें अपनी बॉडी स्ट्रक्चर को बनाना है, यानी कि हमें एक्सरसाइज वगैरह पे ध्यान देना है। उसके बाद आता है थर्ड पॉइंट, psychological management. Most of the stresses arise because of the psychological tensions. Therefore, it is suggested that managing psychological activity lead to effective management of stress. Following are some of the psychological management technique. ठीक है, तो किस तरीके से हम अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। Relaxation of mind through meditations can effectively reduce mental tensions. Meditation involves silently sitting on the ground, taking deep inhalations and chanting mantras. This takes the mind into deep relaxation. तो सबसे पहले ये कहा गया है कि हमें क्या करना है, रिलैक्स होने के लिए मेडिटेशन को परफॉर्म करना है, ताकि हम अपने टेंशन्स को क्या कर सके, रिमूव कर सके। किस तरीके से मेडिटेशन करनी है, साइलेंटली कहीं पे बैठना है ग्राउंड पे, ठीक है, इनहेलेशन प्रोसेस करना और मंत्र का जाप करना है। इससे क्या होगा, हमारा माइंड जो है वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करेगा। दिस टेक्निक रिलैक्सेस मसल्स एंड माइंड, हमारे मसल्स को और माइंड को रिलैक्स करेंगी। इट ऑल्सो ब्रिंग्स significant change in heart rate, blood pressures, lung capacity and other biological organ of the body. Soul management, आत्मा योग
silent sitting posture, meditation and praying the God are some of the relaxation technique practice for reducing the stress. इसके बाद आता है हमारा बी पॉइंट जो है बिहेवियरल सेल्फ कंट्रोल. स्ट्रेस ऑल्सो रिजल्ट फ्रॉम बिहेवियरल डिसऑर्डर. एक्सरसाइज प्रॉपर कंट्रोल ओवर बिहेवियर इज डीलिंग विद अदर्स कैन ब्रिंग डाउन द चांसेस ऑफ स्ट्रेस. यानी कि हम किसी दूसरे पर्सन के साथ अच्छे से बिहेव करते हैं, हम अपने बिहेवियर में चेंज ला के, हम अपने बिहेवियर को पॉजिटिव बना के स्ट्रेस को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं. यानी कि अगर हम किसी दूसरे पर्सन के साथ अच्छे से बिहेव नहीं करते, नेगेटिवली बिहेव करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ेगा. ठीक है, हमें स्ट्रेस फेस करना पड़ेगा. इसलिए हमें अपने बिहेवियर पे कंट्रोल रखना चाहिए. सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन ब्रिंग सेल्फ अवेयरनेस ऑफ द इंडिविजुअल. अपने आप को चेक करते रहना चाहिए. ठीक है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए. सिमिलरली नोइंग द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ओन बिहेवियर अनेबल बिहेवियर सेल्फ कंट्रोल. हर किसी को अपने बिहेवियर के बारे में जानना चाहिए कि उसका बिहेवियर कैसा है, और अपने बिहेवियर में अगर कोई नेगेटिव चीज़ें हैं तो उनको चेंज करनी चाहिए. स्ट्रेस कैन बी रिलैक्स बाय डेवलपिंग प्रॉपर परसेप्शन, practicing good listening, maintaining calm and tension free mind and positive attitude are some of the behavioral self control technique. तो यही है behavioral self control. अपने आप को चेक करते रहना चाहिए, अपने जो भी बिहेवियर है उसको देखते रहना चाहिए. साथ ही साथ क्या है, कोई अगर बोल रहा है सामने वाला तो उसको पहले सुनना चाहिए, अपने बिहेवियर को काम रखना चाहिए, टेंशन फ्री माइंड होना चाहिए. ठीक है, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए. उसके बाद आता है हमारा कोग्निटिव थेरेपी. कोग्निटिव थेरेपी क्या होती है? इट इज़ अ टेक्निक ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजिकल. In this technique, people are made to understand the reason causing stress in them by the process of self-observation. यानी कि लोग क्या करते हैं, अपने बिहेवियर को चेक करते हैं. अपने आप को क्या करते हैं, सेल्फ ऑब्जर्व करते हैं कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से उनको स्ट्रेस फेस करना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ एन एम्प्लॉय develop a feeling that he is incompetent to handle a new job, counseling is provided to develop a confidence of competitions to handle all the new jobs. Thus, with the help of cognitive therapy, a positive impact is created for the mental satisfaction. Cognitive therapy enables people to exercise self control for relaxing stress. यानी कि किसी एक एम्प्लॉयज़ को एक नई जॉब को परफॉर्म करना है, उसको ये लगता है कि वो उस काम को करने के लिए इनकॉम्पिटेंट है, तो कहीं ना कहीं क्या करना चाहिए, काउंसलिंग सेशन अटेंड करना चाहिए, जिससे कि उस काम को किस तरीके से करना है वो सीख सके और अपने टेंशन्स को क्या कर सके, कम कर सके, और अपना जो है पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो क्रिएट कर सके. उसके बाद आता है योगिक मैनेजमेंट. योगा करके भी हम अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं. इन रिसेंट टाइम योगा इज एन इफेक्टिव टेक्निक ऑफ रिलीविंग स्ट्रेस. योगा प्रैक्टिस इन्वॉल्व आसन, प्राणायाम, मुद्रा and kriya. Practicing a number of yogasana relax muscles, reduce blood pressures, control asthma, relieve neurological problems, improve lung capacity, enhance proper flow of blood, and help relax tensions. Certain asanas which help stress relaxation are Padahastasana, Vajrasana, Sashank asana, Camel asana, Lotus asana, Crocodile asana, सर्वांगा आसना, शवासना. तो इन सारी योगी आसन्स को हम परफॉर्म कर सकते हैं ताकि हम अपने स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकें. उसके बाद आता है सोशल मैनेजमेंट. सोशल मैनेजमेंट क्या होता है? डेवलपिंग गुड सोशल नेटवर्क्स इन्वॉल्व ग्रुपिंग ऑफ पीपल हु आर गुड लिसनर एंड कॉन्फिडेंस बिल्डर. तो अच्छा क्या करना है, हमें सोशल नेटवर्क बनाना है, उस ग्रुप के अंदर रहना है जो अच्छे लिसनर है, गुड लिसनर है, कॉन्फिडेंस बिल्डर्स है. दिस इंक्रीज सोशल सपोर्ट टू इंडिविजुअल्स, इंकरेज इनफॉर्मल ग्रुप टू शेयर information, developing free exchange of idea, promoting confidence of social support, decrease tension and stress. Social clubs, recreation clubs, friendship clubs, informal gathering, birthday parties and families are some of the social networks that increase the social support and reduce the stress. तो हमें क्या करना है, एक सोशल इन्वायरमेंट बनाना है, एक ऐसा सोशल ग्रुप के अंदर हमें रहना है जो गुड लिसनर हो, कॉन्फिडेंस बिल्डर हो, जो क्या करते हैं, फ्रीली आइडियाज़ को एक्सचेंज करते हो. ठीक है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हो, टेंशन और स्ट्रेस को डिक्रीज करते हो, पार्टीज वगैरह करते हो, फंक्शन करते हो, इनफॉर्मल गैदरिंग्स करते हो, जिससे कि स्ट्रेस वगैरह रिड्यूस हो. ठीक है, उसके बाद आता है सेल्फ अवेयरनेस मैनेजमेंट. सेल्फ अवेयरनेस मैनेजमेंट इज सिमिलरली टू सेल्फ ऑडिट और पर्सनल ऑडिट.
Managers are required to understand themselves in a free and fair manner. They should encourage open communication and willing to listen to others, especially on their deficiencies. Being aware of self is a difficult task as individuals are unprepared to accept their defects. So, self awareness management involves three stages. First stage is identify, understand and analyze one own skills, capacity, limitation and defect. पहली स्टेज क्या है? हर किसी को अपने बारे में समझना चाहिए, उसकी क्या स्किल्स है, क्या कैपेसिटी है, क्या कमियां हैं, क्या उसमें बुराइयां हैं, क्या लिमिटेशन है, क्या डिफेक्ट है. सेकेंड पॉइंट है इनकरेज फीडबैक फ्रॉम अदर्स, फ्रॉम सबॉर्डिनेट्स, peers, superior, friend, family member and other social associations. This require patient hearing without inhibitions. तो हमें क्या करना चाहिए? सेकेंड स्टेज ये कहती है सेल्फ अवेयरनेस की. हमें किस तरीके से पता चलेगा? हमने अपने आप को एनालाइज किया. सेकेंड, दूसरे को बोलने का मौका दो, दूसरे से फीडबैक लो कि वो पर्सन आपके बारे में क्या सोचता है, आपके अंदर क्या कमियां हैं, बिना कुछ बोले. उसकी बात को काटना नहीं है. सबसे पहले सुनो कि वो आपके बारे में क्या सोचता है. अगर उसको लगता है कि कुछ आपके अंदर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस है तो आपको अपने अंदर उन चीज़ों को चेंज करना चाहिए. उसके बाद थर्ड स्टेज है डेवलप सेल्फ प्रोग्राम टू इम्प्रूव द स्किल्स, कैपेसिटी टू ओवरकम द लिमिटेशन इन अ साइंटिफिक वे. अटेंड सेल्फ मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम टू डेवलप द पर्सनैलिटी फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ. तो इसमें क्या कहा गया है? Develop self program to improve the skills, capacity to overcome the limitation in a scientific way. Attend self management training program to develop the personality for all around डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ. तो कहीं ना कहीं अपने आप को डेवलप करना चाहिए. ऐसे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करो जहाँ पे आपके स्किल्स कैपेसिटी को इंक्रीज किया जाए, आपकी लिमिटेशंस से आपको बाहर लाया जाए. इसके बाद आता है सिक्स्थ और लास्ट पॉइंट इंडिविजुअल स्ट्रेस मैनेजमेंट का interpersonal management. One of the most successful technique of stress management is developing interpersonal understanding. Interpersonal communication, interpersonal attraction and interpersonal knowledge improve understanding of other behavior. हम दूसरे के बिहेवियर को फर्स्ट मीटिंग में जज करने की सोचते हैं कि इसका बिहेवियर ऐसा है, हो सकता है किसी और कारण की वजह से वो अच्छे से बिहेव ना कर रहा हो. तो कहीं ना कहीं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशंस, इंटरपर्सनल अट्रैक्शंस, दूसरे के बारे में नॉलेज होना, उसके बारे में अच्छे से जानना समझना ही इससे क्या होता है, हमारा जो बिहेवियर है दूसरे के प्रति वो और इम्प्रूव होता है. मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेसेस आर क्रिएटेड ड्यू टू मिसअंडरस्टैंडिंग organizational politics and encouraging unreliable comment. Thus, maintaining openness of communications and valuing proper comment enable development of interpersonal understanding, consequent relief from stress. तो interpersonal management में यही कहा है कि हमें दूसरों के साथ अच्छे से इंटरेक्ट करना चाहिए, दूसरों को सुनना चाहिए. ठीक है. तो कहीं ना कहीं एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनानी चाहिए जिससे कि हमारा जो बिहेवियर है दूसरे के प्रति वो क्या होगा, चेंज होगा और हमारा जो स्ट्रेस है वो भी क्या होगा, कम होगा. उसके बाद आता है सेकंड टेक्निक जो है स्ट्रेस मैनेजमेंट की, वो है ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट. ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट क्या कहता है? इन मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन रिसोर्सेज आर वाइटल रिसोर्सेज. मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेस आर कॉज्ड बाय द स्ट्रक्चर एंड डिजाइन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, policies, program and procedure of the administrations and due to managerial styles and strategies. Thus, organizations are interested in finding out the organizational stressors and remove them as far as possible. Organization adapt the following technique of stress management. तो इसमें क्या कहा गया है कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेस जो होते हैं वो क्या कारणों की वजह से होते हैं, किन रीज़न की वजह से होते हैं? ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर की वजह से, ऑर्गेनाइजेशंस के डिज़ाइन, पॉलिसी, प्रोग्राम, प्रोसीजर, रूल, रेगुलेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी, ये सारे कॉजेज होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेस के. ठीक है. किस तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेस को, वो जानते हैं. सबसे पहले है सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट पॉलिसी. स्ट्रेस एंड पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एम्प्लॉयज आर क्लोजली रिलेटेड. Thus, selecting the employees by a proper personality fit suitable to job minimize the chances of stress in the individuals. For example, a salesperson job require extensive traveling rather than experience. If a person having a poor attitude of traveling is selected,
He is likely to experience more stress in performing the job. Therefore, a proper recruitment and selection policy should be followed by the organization to reduce stress. इसमें ये कहा गया सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट पॉलिसी में इजीली हम समझते हैं कि मान लो एक पर्सन को क्या किया गया, रिक्रूट किया गया, ठीक है, सेल पर्सन के तौर पे। सेल पर्सन का काम क्या है, ट्रैवल करना, ठीक है, कस्टमर से मीट करना और प्रोडक्ट को सेल करना। लेकिन जो सेल पर्सन सिलेक्ट किया गया है, ठीक है, उसको ट्रैवलिंग करना अच्छा नहीं लगता, उसको स्ट्रेसफुल काम लगता है कि ट्रैवल करना। वो एक जगह बैठ के काम कर सकता है, जगह जगह घूम के ट्रैवल करके काम नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस फील करने लग जाएगा और उस जॉब को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा, उस काम को करने में उसको दिक्कत आएगी। तो हमें सेल पर्सन के रूप में उसी पर्सन को जो है सिलेक्ट करना चाहिए जिसका ट्रैवलिंग करना अच्छा लगता हो, ठीक है, जिसका अच्छा एक्सपीरियंस हो ट्रैवलिंग में, ठीक है, ताकि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी जॉब है उसको अच्छे से परफॉर्म किया जा सके, किसी भी तरीके के स्ट्रेस ना हो। उसके बाद आता है गोल सेटिंग। गोल सेटिंग क्या कहता है, लैक ऑफ प्रॉपर परसेप्शन ऑफ गोल्स, चैलेंजिंग गोल्स एंड अनअटेनेबल गोल्स कैन कॉज stress in individual. Therefore, organization should follow a strategy of participation in goal setting to provide the motivation and reduce frustrations. Management by objective is an अप्रोप्रिएट टेक्निक ऑफ गोल सेटिंग विच रिड्यूस स्ट्रेस। यानी कि एक मैनेजमेंट, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो उसने एक ऑब्जेक्टिव सेट किया है, एक गोल सेट किया है, वो गोल अचीवेबल है, तो किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी एम्प्लॉयज़ को उस गोल को अचीव करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, तो किसी भी तरीके का स्ट्रेस नहीं होगा। यानी कि अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने कोई गोल सेट नहीं किया, कोई ऑब्जेक्टिव सेट नहीं किया, अगर सेट किया है वो ऐसा है जो कि अचीव करना जिसको मुश्किल है, तो कहीं ना कहीं हम जो एम्प्लॉयज़ है उसको क्या होगा, स्ट्रेस फेस करना पड़ेगा। स्ट्रेस होगा तो कहीं ना कहीं वो एब्सेंटीज़म वगैरह की प्रॉब्लम आ जाएगी, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेस हो जाएगा। तो उसके बाद आता है थर्ड पॉइंट, जॉब एनरिचमेंट एंड जॉब डिज़ाइन। जॉब एनरिचमेंट प्रोवाइड मोटिवेशन टू द एम्प्लॉय। जॉब एनरिचमेंट और जॉब डिज़ाइन क्या प्रोवाइड करते हैं, मोटिवेशन टू एम्प्लॉयज़। It enriches job factors such as responsibility, recognition, and opportunity for advancement, growth, and self-esteem. Routine, unstructured, and poorly designed job cause greater stress in individual. जॉब डिज़ाइन प्रोवाइड मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मोर मीनिंगफुल वर्क, मोर ऑटोनॉमी एंड इंक्रीज फीडबैक। तो इसमें यही कहा है कि कॉन्टिन्यूस बेसिस पे कई सालों से अगर एम्प्लॉय एक ही काम को बार बार रिपीटेटिव नेचर में कर रहा है, ठीक है, तो उस काम को करने में क्या होगा, उसको स्ट्रेस होगा, क्योंकि अगर कोई नई चीज़ नहीं उसको परफॉर्म करने को मिल रही है, या उसकी जॉब को इनरिच किया जाए, या जॉब डिज़ाइन किया जाए, कुछ मॉडिफिकेशन किया जाए उसके काम में, ठीक है, कुछ मीनिंगफुल काम उसको दिया जाए, थोड़ी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ाया जाए, उसको ऑटोनॉमी दी जाए, उसके फीडबैक्स को इंक्रीज़ किया जाए, तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस फील नहीं करेगा और उस काम को करने में इंजॉय फील करेगा। तो इसलिए जॉब इनरिचमेंट और जॉब डिज़ाइन किया जाता है ताकि एक एम्प्लॉयज़ को बार बार उस रूटीन वर्क को ना करना पड़े, उसके काम में कुछ चेंजेस लाए जाए ताकि वो और एक्सपीरियंस ले और नई चीज़ सीखे और उसको स्ट्रेस ना फेस करना पड़े। दिस प्रोवाइड ग्रेटर कंट्रोल ओवर work activities and reduce dependence on others. Therefore, job enrichment and job designs provide an effective way of reducing stress. उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है कम्युनिकेशन एंड काउंसलिंग। बैरियर इन कम्युनिकेशन आर पोटेंशियल मॉडरेटर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेस. In organizational, formal communication create a number of problems of interpersonal misunderstanding. Thus, redesigning the formal communication channel can improve understanding and consequently reduce stress caused by communication bottleneck. Counseling is exchange of ideas and views in a free and fair manner. It is intended to share problem of employees and cope up with the stressful situations. Counseling consists of advice, reassurance, communications, and release of emotional tensions, क्लैरिफाई थिंकिंग एंड रीओरिएंटेशन। तो इसमें क्या कहा गया, कम्युनिकेशन जो भी बैरियर्स है उसको क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है पर्सनस के बीच में उसको क्या करनी चाहिए, रिमूव करनी चाहिए। यानी कि अगर कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा होगा, लोगों का आपस में बिहेवियर नेचर एक दूसरे के साथ अच्छा होगा, तो अच्छे से क्या कर पाएंगे, चीज़ों को समझ पाएंगे, काम कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर इंटरपर्सनली प्रॉब्लम आ चुकी है, ठीक है, फॉर्मल चेन में, फॉर्मल कम्युनिकेशंस में, तो कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग आ रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग आने की वजह से क्या हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक ऑर्गेनाइजेशन की अपने फॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल को क्या करना चाहिए, रीडिज़ाइन करना चाहिए, ताकि जो अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़े, स्ट्रेस कम हो,
ठीक है। और साथ ही साथ काउंसलिंग वगैरह करनी चाहिए, जिसकी वजह से आइडियाज़ वगैरह को फ्रीली और फेयर मैनर में क्या किया जाए, एक्सचेंज किया जाए, स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बाहर आया जाए, पता चल सके कि ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ की क्या प्रॉब्लम है। Career planning and development. Employees in general are free to plan their career. However, organization also aim at employee development. The employee development is aimed at the enrichment of skills and the development of personality for undertaking future managerial jobs. Stress is caused when employees' expectation of their career is organization are not fulfilled, and when employees get promotion without the development of corresponding skills. Organizations take less interest in career planning of the employee, designing appropriate career plan, educational program, development program and organizational development considerably reduce employee stress. तो इसमें क्या कहा गया है कि प्रॉपर जो है कैरियर प्लानिंग की जानी चाहिए और डेवलपमेंट जो है एम्प्लॉयज़ की जानी चाहिए जो ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज कि एक पर्सन जो है ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा है, ठीक है, उसके वर्क से खुश होकर उसके जो सुपीरियर है, उसके जो मैनेजर है, उसको क्या कर दिया, प्रमोशन दे दिया, ठीक है, वो प्रमोट हो गया हाई लेवल की जॉब पे, लेकिन उसके पास इतनी स्किल नहीं है कि उस जॉब को, हायर लेवल जॉब को वो परफॉर्म कर सके। कहीं ना कहीं अगर उसको प्रमोशन मिलनी चाहिए तो उसकी स्किल्स को भी डेवलप साथ में करना चाहिए ताकि वो हायर लेवल जॉब को अच्छे से परफॉर्म कर सके, उसको कोई स्ट्रेस या टेंशन ना हो। तो कहीं ना कहीं एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने एम्प्लॉयज़ की स्किल्स को अपग्रेड करना चाहिए, एजुकेशन प्रोग्राम, एम्प्लॉयज़ की डेवलपमेंट, कैरियर प्लानिंग पे भी ध्यान देना चाहिए, उनकी स्किल्स वगैरह को भी डेवलप करना चाहिए ताकि वो अपने जॉब्स को, अपने काम को अच्छे से परफॉर्म कर सकें, ठीक है। उसके बाद आता है डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। दो तरीके के स्टाइल होते हैं, डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, ठीक है, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। तो यहाँ पे डेमोक्रेटिक लीडरशिप leaders create confidence in the subordinate and allow participation in the decision making process. They create an atmosphere of warmth, friendship and supportive climate. Under such climate, employees feel satisfied, motivated and psychologically committed to the achievement of objective. In addition, communication is open, conflicts are avoided and coordinations improve. This enable employees to relieve stress and promote healthy work environment. तो इसमें ये कहा गया है कि कहीं ना कहीं कैसा इन्वायरमेंट होना चाहिए, डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल होना चाहिए, जहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ है वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फ्रेंडली रिलेशनशिप होना चाहिए, अच्छा सपोर्टिव क्लाइमेट उनको मिलता है, एम्प्लॉय जो है वो मोटिवेटेड, सेटिस्फाइड फील करते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ वो अपने जो भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को इजीली परफॉर्म करते हैं क्योंकि उनके ऊपर कोई भी सुपीरियर का प्रेशर नहीं होता, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि कहीं ना कहीं जो स्ट्रेस लेवल उनमें कम रहता है अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल है। डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल उस ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा है जहाँ पे एम्प्लॉय जो है वो डिसीजन ले सके। अगर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे एम्प्लॉय डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते, जिनको अपने ऊपर एक सुपीरियर चाहिए कि जो उनको गाइड करे, जो उनको बताए किस तरीके से काम करना है, तो वहाँ पे ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल सही रहता है। वहाँ पे एम्प्लॉय जो है वो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में रह के काम करना चाहते हैं क्योंकि उनके पास इतनी नॉलेज, इतनी स्किल्स नहीं है, इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि वो डिसीजन मेकिंग खुद कर सके। लेकिन वो एम्प्लॉय जो कि बहुत ज़्यादा स्किल्ड है, अंडरस्टैंडिंग है, जो कि डिसीजन मेकिंग खुद कर सकते हैं, वहाँ पे जो है डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल सही रहता है और जो एम्प्लॉयज़ है वो स्ट्रेस फ्री रहते हैं क्योंकि उनको किसी के अंदर रह के काम नहीं करना पड़ रहा है, वो अपने डिसीजन खुद ले पा रहे हैं। उसके बाद आता है वेलनेस प्रोग्राम। वेलनेस प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो प्रोग्राम दैट फोकस ऑन एम्प्लॉय फिजिक्स एंड मेंटल कंडीशन ऑर्गेनाइज बाय द मैनेजमेंट आर नोन एज वेलनेस प्रोग्राम। वेलनेस प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पे एम्प्लॉयज़ की फिजिकल और मेंटल कंडीशंस पे ध्यान दिया जा रहा है। एज पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम, वर्कशॉप, सेमिनार, काउंसलिंग सेशंस आर कंडक्टेड टू हेल्प द एम्प्लॉयज़ अंडरस्टैंड द डेंजर ऑफ स्मोकिंग, alcoholism and drug abuse. They promote a positive attitude for eating better stuff, fighting obesity, doing regular physical exercise and developing positive personality. However, these programs are successful only when the employees himself take personal interest in his physical and mental health. यानी कि कोई एम्प्लॉयज़ अगर अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ में इंटरेस्ट लेता है, ठीक है, वो इन सेमिनार को, वर्कशॉप्स को जो है अटेंड करेगा तो उसको कुछ वैल्यूएबल चीज़ जो है वो मिलेगी जिसकी वजह से वो अपनी स्ट्रेस से बाहर निकल सकता है। उसके बाद है क्वालिटी ऑफ लाइफ। दिस टेक्निक इन्वॉल्व इम्प्रूविंग द वर्किंग कंडीशंस and other internal and external aspects of work life.
In addition, providing good housing facility, living conditions, social and recreational facilities, training and development of employees for overall development of human resource in the organization will develop quality of life. कहीं ना कहीं हमें एम्प्लॉयज़ की ओवरऑल लाइफ को क्या करना चाहिए, एक अच्छा बनाना चाहिए, जिसकी वजह से एम्प्लॉयज़ जो है अपने वर्किंग कंडीशन, अपने वर्क पे अच्छे से अच्छा ध्यान दे पाएंगे. कहीं ना कहीं उनको अच्छी हाउसिंग फैसिलिटी देनी चाहिए, लिविंग कंडीशन उनकी अच्छी होनी चाहिए, कुछ ऐसे एडिशनल बेनिफिट हमें अपने एम्प्लॉयज़ को देने चाहिए. ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम हमें लाना चाहिए. कहीं ना कहीं हमें अपने एम्प्लॉयज़ की डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए, जिसकी वजह से उसका जो स्ट्रेस है वो क्या होगा, रिड्यूस होगा, अपने वर्क पे अच्छे से कंसंट्रेट कर पाएंगे. ठीक है, ये था हमारा टेक्निक्स. क्या क्या टेक्निक हम यूज़ कर सकते हैं स्ट्रेस से बाहर आने के लिए. दो टेक्निक्स थी, इंडिविजुअल स्ट्रेस मैनेजमेंट और सेकंड थी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेस मैनेजमेंट. ज़्यादा से ज़्यादा इंडिविजुअल स्ट्रेस मैनेजमेंट का यूज़ किया जाता है एज़ कम्पेयर टू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेस मैनेजमेंट, क्योंकि एक इंडिविजुअल पर्सन ही अपनी हेल्थ पे, अपने फिजिक्स पे, अपने साइकोलॉजी पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे के अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकता है और स्ट्रेस लेवल को रिड्यूस कर सकता है. अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो दोनों ही चीज़ें लिख के आनी है. इसके बाद आता है हमारा क्रिएटिंग अ स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट. किस तरीके से हम अपने स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट को क्रिएट कर सकते हैं. क्रिएटिंग अ स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट रिक्वायर थोरो investigation of the stressors, understanding and analyzing the implications, appraising the cost and benefit, and above all bring commitment to the program by changing the attitude. तो कहीं ना कहीं हमें क्या करना चाहिए, स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट का यूज़ करना चाहिए. स्ट्रेसर के बारे में जानना चाहिए. पॉजिटिव स्ट्रेस के दो इम्पैक्ट होते हैं, पॉजिटिव स्ट्रेस और नेगेटिव स्ट्रेस. तो अगर हमारा स्ट्रेस है तो हमें ये देखना चाहिए कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे. ठीक है, क्या इसकी इम्प्लीकेशंस हैं, इन सारी चीज़ों को हमें जानना चाहिए. इसके क्या कॉस्ट है, क्या बेनिफिट इसके हो सकते हैं. तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी. अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना. थैंक्स फॉर वॉचिंग.